चलो बेटा ओके वापस आता। हाँ तो लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थे क्या बेटा, इधर वापस आ। तो लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थे क्या, वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड मास। और मास के बेसिस पर आई थिंक सो हमने ग्राम आयोनिक मास, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ा है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या समझना है, नंबर ऑफ मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, किसके टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स। तो अगला टॉपिक है आपका क्या, नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो पहले हम टॉपिक लिखें नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो बेटा ये जो टॉपिक है आपका कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है ना। यहाँ पर कंपटीशन से कुछ क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे जाते हैं राइट, नीट और IIT JEE लेवल तक में इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर दो डिफरेंट चैप्टर का कॉम्बिनेशन आपको सीखने को मिलेगा। हम थोड़ा सा पहले चैप्टर 5 का थोड़ा सा 1-2 लॉ डिस्कस करें फिर वापस हम इधर आएँ। तो देखो बेटा आपका पहले चैप्टर 5 में हम वापस फिर इसको डिस्कस करेंगे। 2 लॉ समझते हैं आपका, एक होता है बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ ठीक है ना। 3 छोटे छोटे लॉ पहले हम डिस्कस करते हैं। एक है बॉयल्स लॉ है ना। बॉयल्स लॉ क्या कहता है ये जो समझना है, बेसिकली दिस लॉ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस वॉल्यूम। किसके लिए बात करेंगे हम लोग, गैसियस वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। गैस के वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को बॉयल्स ने किस तरीके से डिफाइन किया। 4 तरीके का आपको क्वांटिटी समझना है यहाँ पर पहले, दैट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल है ना। मतलब अगर इस 4 में से कोई भी एक चीज़ बदल लीजिएगा ना तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 4 में से कौन सा चीज़, तो एक हो गया आपका प्रेशर, दूसरा हो गया बेटा क्या आपका वॉल्यूम, तीसरा हो गया टेम्परेचर और चौथा आपका हो गया नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर इस 4 में से कोई भी एक चीज़ हम चेंज कर देते हैं तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसलिए दीज 4 थिंग्स आर कैटेगराइज्ड एज थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देखो, दैट मीन्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस या ऑफ एनी स्टेट ऑफ मैटर, ऑफ एनी स्टेट of matter is known as a state variable, मतलब इस 4 में से कोई भी एक चीज़ बदल देते हैं तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाता है। अब आपको समझना है कि अगर ये 4 चीज़ है और ये चारों हमें किसको डिफाइन करके देगा, गैस के वॉल्यूम को डिफाइन करके देगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 चीज़ कांस्टेंट करते हैं, 2 चीज़ वेरिएबल। बॉयल्स के लिए हम लोग क्या देखते हैं, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कांस्टेंट है। बॉयल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपके सिस्टम का टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो वेरिएबल फैक्टर कौन सा है, वेरिएबल फैक्टर कौन सा बेटा, प्रेशर एंड वॉल्यूम। इसका मतलब बॉयल्स लॉ गैस के कौन से रिलेशन को डिफाइन करेगा, प्रेशर वॉल्यूम को डिफाइन करेगा। इसलिए जो भी हमें टर्म समझना है वो कौन सा टर्म समझना है बेटा, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन ऑफ गैस। अच्छा एक टर्म और समझिए, यहाँ पर मैंने टेम्परेचर को क्या किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट किया। कांस्टेंट टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं आइसोथर्म। क्या बोलते हैं बेटा इसको, आइसोथर्म। अगर किसी सिस्टम में एक या एक से ज़्यादा प्रोसेस को हम कैरिड आउट करते हैं और उस प्रोसेस में अगर टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्म। क्या बोलेंगे, आइसोथर्म। यानी आइसोथर्म कहने का मतलब क्या, प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इस कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल्स ने गैस के प्रेशर और वॉल्यूम को क्या डिफाइन किया, ये चीज़ समझिए। तो यहाँ पर क्या है देखो स्टेटमेंट बेटा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature the pressure of given amount of gas, अब देखो बेटा यहाँ पर अगर गिवन अमाउंट ऑफ गैस की बातें कर रहे हैं ना, तो गिवन अमाउंट ऑफ गैस कहने का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स। ये भी कांस्टेंट हो गया क्योंकि गिवन है, आप उसको बदल नहीं सकते राइट ना। तो क्या हो गया देखो यहाँ पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस दैट मीन्स N
द प्रेशर ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज inversely proportional to the volume of gas. मतलब किसी भी गैस का प्रेशर उसके वॉल्यूम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, या किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके प्रेशर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन कंडीशंस क्या अप्लाई करना आपको, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखना है। और आप सीधा इसको ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। अब इसको मैं एक नॉर्मल सेंटेंस में समझाता हूँ। लेट अस से दैट कि आपके पास दो सिस्टम है, दो वॉल्यूम का सिस्टम। एक वॉल्यूम का सिस्टम है 2 लीटर का और एक वॉल्यूम का सिस्टम है 10 लीटर का या 5 लीटर का, मान 5 लीटर का, मतलब दो सिस्टम। एक में 2 लीटर गैस रख सकते हैं और एक में 5 लीटर गैस रख सकते हैं। अब हमने क्या किया, 2 लीटर वाले सिलेंडर में 2 लीटर गैस भरा और उसी 2 लीटर गैस को 5 लीटर वाले सिलेंडर में भी भरा। तो 5 लीटर वाला क्या ज़्यादा वॉल्यूम है, तो गैस की टेंडेंसी क्या होती है कि ऑल ऑक्यूपाई वॉल्यूम को वो क्या करता है, मतलब सॉरी ऑल अवेलेबल वॉल्यूम को वो ऑक्यूपाई करता है। जितना भी वॉल्यूम अवेलेबल होगा उसको वो ऑक्यूपाई करने का कोशिश करेगा। अगर वो ऑल अवेलेबल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा बेटा, तो वो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से एक्सपेंड होकर के 5 लीटर वाले गैलन को भरेगा। तो क्या लगता है आपको, दो मॉलिक्यूल के बीच का प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, तभी तो इन्वर्सली हुआ ना। देखो पहले एक सिस्टम है 2 लीटर का, तो वॉल्यूम था 2 लीटर, सिस्टम भी 2 लीटर का, तो मॉलिक्यूल थोड़े पास पास होंगे। अब उस 2 लीटर गैस को हमने 5 लीटर वाले गैस के चैम्बर में भेजा, तो वॉल्यूम तो बढ़ गया ना। कौन सा वॉल्यूम? ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम नहीं, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बढ़ा। तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे, तो दो मॉलिक्यूल के बीच का प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ से क्या लिख रहे हैं, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। अगर V है मतलब वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P है, तो इस प्रोपोर्शनलिटी के लिए एक कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। सो V इसका तो क्या हो जाएगा, K/P। इसलिए लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर PV इक्वल टू K, मतलब प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीपल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा अब इसको दूसरे तरीके से समझो। हमने बोला ये 2 लीटर था, तो प्रेशर मापा हमने प्रेशर मापा, कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अगर इस 2 लीटर की गैस को हम ट्रांसफर करते हैं एक 5 लीटर वाले वॉल्यूम में, अब वॉल्यूम कितना है 5 लीटर, तो प्रेशर कितना होगा 2 एटमॉस्फेरिक। तो देखो तो 2 5 जा 10, 5 2 जा, अभी तो P इंटू V क्या हो गया, कांस्टेंट हुआ। इसका मतलब क्या, हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2। देखो P1 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, V1 2 लीटर, तो 5 टू द 10 ATM लीटर। अब देखो P2 V2 कितना है 2 ATM, V2 कितना है 5, तो 2 5 जा 10 लीटर ATM। सो द मल्टीपल ऑफ P1 V1 मस्ट बी इक्वल टू P2 V2 एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। समझ में आ गया। सो दिस इज योर फर्स्ट लॉ गिवन बाय बॉयल्स लॉ। क्लियर हो गया ना, तो कंफ्यूजन वाले आपको नहीं ना, तो फिर इसको नोट कीजिए। हाँ ओके बेटा। हाँ तो देखो अभी हम बॉयल्स लॉ के ग्राफ पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमको सीधा सीधा लॉ से मतलब। ठीक है, ग्राफ वगैरह जो है ना चैप्टर नंबर 5 पर, विशेष प्रॉपर्टीज इसका कर्व क्या होगा वो सब चैप्टर नंबर 5 पर पढ़ेंगे। अभी सीधा सीधा पढ़ना था क्या, बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो चाहिए था टर्म वो मिला, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर करते हुए आगे दूसरे लॉ पर चलते हैं। दूसरा लॉ बेटा क्या आपका, चार्ल्स लॉ। ठीक है ना। अब देखिए जैसे बॉयल्स ने वॉल्यूम और प्रेशर के रिलेशन को डिफाइन किया, चार्ल्स गैस के टेम्परेचर एंड वॉल्यूम रिलेशन को डिफाइन करेगा, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम रिलेशन। इसके बारे में बात करेंगे, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम रिलेशन कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या है। लेकिन उसके पहले दो चीज़ें, यहाँ पर कॉन्स्टेंट क्या है, प्रेशर,
अगर प्रेशर आपका कांस्टेंट हो उस प्रोसेस को हम आइसोबेरिक प्रोसेस कह सकते हैं। आइसोबेरिक है ना, ये आइसो बेटा आइसोबेरिक, ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट प्रेशर मतलब आइसोबेरिक। और नंबर ऑफ मोल्स आपका कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, इसलिए कौन से रिलेशन को डिफाइन करेंगे, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम रिलेशन को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो क्या कहा चार्ल्स ने, वो चीज समझिए। चार्ल्स ने क्या कहा, देखिए यहाँ पर एट कांस्टेंट प्रेशर, इनके स्टेटमेंट को देखते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, पूरा लिख देता हूँ, गिवन amount of gas is directly proportional to the temperature of system। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम मतलब किसी गैस का वॉल्यूम उतना ही ज्यादा बढ़ेगा जितना ज्यादा आप क्या इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, राइट ना। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। So according to that expansion we can write volume is directly proportional to T। मतलब ऐसा देखो सिंपल सा, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, आपके पास आइस है, आइस सॉलिड फॉर्म में होता है, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टुगेदर। अगर पार्टिकल्स ज़्यादा क्लोज है तो कम स्पेस ऑक्यूपाई करते, बट उसी आइस को अगर हम मेल्ट करते हैं और वो वाटर के फॉर्मेट में, लिक्विड के फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है तो वो एक लार्ज वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, बिकॉज द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर लेस, है ना, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो लेस, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर मोर। सॉलिड से लिक्विड में आया तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर मोर बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस। अब हम उसको और हीट कर रहे हैं, हीट करें तो गैस में कन्वर्ट हुआ। अब गैस में कन्वर्ट हुआ तो मान लो ना कि 100 डिग्री सेल्सियस पर 2 वाटर के अणु यहाँ पर हैं, उसको और हीट कर दे रहे हैं हम, तो एक्सपेंड होगा मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम और एक ऑक्यूपाई करेगा। और ज़्यादा हीट करेंगे तो और ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज होगा, तो धीरे धीरे उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आया ना। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा है उतना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ा, सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो यहाँ से इस कांस्टेंट को देखते हैं हम लोग, तो क्या जाएगा, v इक्वल टू k इंटू टी। इसलिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, v बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, v बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी यहाँ पर से रिलेशन आ गया आपका v बाई टी का कॉन्स्टेंट, वहाँ पर क्या था, t भी कॉन्स्टेंट। तो सिमिलरली किसी सिस्टम के लिए लिख सकते हैं यहाँ पर, सिमिलरली क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर देखो एक सिस्टम है जिसका टेम्परेचर T1 है और वॉल्यूम V1 है, इसके टेम्परेचर को T1 से इंक्रीज करके T2 तक ले गए, तो वॉल्यूम अपने आप V2 तक बढ़ गया, इसलिए इस सिस्टम का टेम्परेचर T2 और वॉल्यूम V2, देन सिमिलरली V1 बाई T1 मस्ट बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V2 बाई T2 इक्वल टू K। सो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर विल कांस्टेंट। ये किनका लॉ था, चार्ल्स का लॉ था। तो बॉयल्स ने भी देखो वॉल्यूम डिफाइन किया, चार्ल्स ने भी वॉल्यूम डिफाइन किया, लेकिन बॉयल्स ने वॉल्यूम को डिफाइन किया विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर और चार्ल्स ने वॉल्यूम को डिफाइन किया विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। सो वी आर एग्जैक्टली वर्किंग ऑन द स्टेट वेरिएबल्स। कौन कौन से ऐसे हैं जिनके स्टेट को चेंज कर, सॉरी जिसके फैक्टर को चेंज करने से स्टेट क्या होता है आपका, चेंज होता है। तो एक था वॉल्यूम प्रेशर चेंज करने पर, दूसरा क्या आपका बेटा वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज कर, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो दूसरा है लॉ क्या बेटा, देखो यहाँ पर चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। यहाँ से हमको क्या मिल गया, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब देखो बेटा तीसरा हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, एवोगाड्रोस लॉ। कौन सा, एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है ना। तीसरा देखो एवोगाड्रोस लॉ। अब देखो एवोगाड्रोस ने प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा और वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिफाइन किया। हम पहले ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, कांस्टेंट क्या है हमारे पास, कांस्टेंट क्या है हमारे पास, तो कांस्टेंट है बेटा यहाँ पर आपका क्या, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देते हैं,
मतलब आइसोबेरिक और आइसोथर्मिक, ये दोनों प्रोसेस है। आइसोथर्मिक भी है और आइसोबेरिक भी है, ठीक है ना। आइसोथर्मिक कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्मिक कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोबेरिक कांस्टेंट प्रेशर। ये जो है ये दो तरीके का थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल को फॉलो करता है। कांस्टेंट क्या है यहाँ पर? प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो दो तरीके का ये क्या कर रहा है बेटा आपको? थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर क्या कहा ये चीजें, इसको हम दो तरीके से पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है देख रहे हैं? पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस हैज सेम नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, राइट ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस सिस्टम को समझिए, देखिए इस सिस्टम को समझिए क्या कर रहा है, ठीक है ना। पहला चीज क्या कहता है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस, मतलब वॉल्यूम अगर सेम है, लाइक जैसे 5 लीटर CO2, 5 लीटर O2, राइट ना, 5 लीटर Cl2, तो ये सब कैसे गैस हैं? मॉलिक्यूलर गैस है। तो इनका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। अगर 5-5 लीटर सब का तो क्या सेम होगा? मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। लेकिन कब? जब टेम्परेचर और प्रेशर सबके लिए क्या कांस्टेंट है। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? दैट मीन्स दूसरे टर्म में ऐसा कर सकते हैं ना, दूसरे टर्म में क्या कर सकते हैं कि इफ वॉल्यूम ऑफ गैस is increases, if volume of gas is increases, then number of molecule is increases। तो क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपका इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स हम सीधा सीधा लिख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा बेटा तो नंबर ऑफ मोल्स भी तो इंक्रीज होगा। अगर आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा, क्योंकि आपने पढ़ा है नंबर ऑफ मोल्स इसके तो क्या होता है? n बाय एवोगाड्रोस नंबर। आप इसको बढ़ा रहे हैं, ये अपने आप इंक्रीज हो रहा है, समझ में आया ना। तो क्या है? आपका नंबर बढ़ा, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके प्रोपोर्शनेट हो गया? वॉल्यूम के। वॉल्यूम जितना बढ़ाइएगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट V इज इक्वल टू K इंटू N, इसलिए क्या लिख सकते हैं? V बाय N इज इक्वल टू K। ये भी एक टर्म आ गया। तो सिमिलरली इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बेटा आप क्या लिख सकते हो? सिमिलरली वी कैन राइट V1 बाय N1 इज इक्वल टू V2 बाय N2। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? इक्वल टू K, यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना। तो ये तीन ऐसे लॉ हैं जो नंबर ऑफ मोल्स को डिफाइन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे तीनों का रिलेशन, है ना। पहले इसको आप नोट कर लीजिए। तो बेटा देखो अभी तक हम तीन कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। पहले क्या है? बॉयल्स लॉ, जिसमें हम लोग क्या डिस्कस किए? वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। दूसरा आपका क्या था? चार्ल्स लॉ, जहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस किए? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और तीसरा अपना क्या है? एवोगाड्रोस लॉ, वेयर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब इन तीनों लॉ का हम रिलेशन आइडेंटिफाई करें कि क्या है रिलेशन, ठीक है ना। सो रिलेशन बिटवीन बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ। और ये आपको एक आइडियल गैस इक्वेशन के एक्सप्रेशन को डिराइव करने में हेल्प करेगा, एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से, यानी दैट मीन्स वी आर गोइंग टू फाइंड द आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन एक इक्वेशन होता है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करने वाले। देखिए अभी पढ़ा क्या हमने? बॉयल्स के अकॉर्डिंग टू बॉयल्स भैया ने क्या कहा बेटा? बोलो, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, है ना। दूसरा चीज देखो यहाँ पर, चार्ल्स ने क्या कहा? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एवोगाड्रोस ने क्या कहा?
वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। इन तीनों को एक साथ देखा जाए तो सबका रिलेशन वॉल्यूम से, इसलिए वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी बाई पी। अब हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट चाहिए, यहाँ पर प्रोपोर्शनेट कांस्टेंट को r कंसीडर करते हैं। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू r एन जी बाई पी। पी को इधर भेज दो, है ना। अच्छा, पी को इधर भेजेंगे और एग्जैक्टली एक एब्रीविएशन में रखते हैं, तो पी बी इज टू एन आर टी। पढ़ना थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, आर एन टी की जगह पर एन आर टी, है ना। जूनियर एन टी आर भी तुम इसको लिख सकते हो, एन टी आर, राइट ना। तो देखो प्रेशर वॉल्यूम क्या आ गया आपके पास एक प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू एन आर टी। प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पर देखो पी क्या है आपका प्रेशर, भी क्या है आपका वॉल्यूम, है ना। एन क्या है आपका नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। आर क्या आपका आइडियल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट, और टी क्या है आपका टेम्परेचर, ठीक है ना। अब एक टर्म और मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, STP। STP कहने का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब जब भी हम STP की बात करेंगे ना, तो आपको दिमाग में रखना है कि कुछ एक पार्टिकुलर टेम्परेचर होगा, कुछ पार्टिकुलर प्रेशर होगा, राइट ना। और उस सिचुएशन में R की एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है, और ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास टेम्परेचर जो है वो कितना है 273 केल्विन। 273 केल्विन कहने का मतलब क्या 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। कितना डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर हम लोग ऐसा कंसीडर करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस आइडियल हो जाए, समझ में आना। तो इसलिए टेम्परेचर आइडियल कौन सा हो गया 273 केल्विन। नेक्स्ट अगर प्रेशर की बात करते हैं तो हमारे अर्थ के लिए सिर्फ एक एटमॉस्फेयर, तो हमारे ऊपर लगने वाला प्रेशर कितना हो जाएगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर कितना हो गया बेटा आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो एट 273 केल्विन टेम्परेचर and 1 atmospheric pressure, the value of ideal gas constant R is equal to 0.0821। अब देखो यूनिट को समझो, थोड़ा सा यूनिट को यहाँ से समझ लो। आपके पास क्या है PV is equal to NRT। अगर जूनियर NTR उस समय होता तो NTR पढ़ते इसको, क्या पढ़ते इसको NTR पढ़ते, है ना। तो ध्यान दो, देखो इसका यूनिट चाहिए मुझे, है ना। तो सब कुछ इधर आ जाएगा, P by V NT is equal to R। अब देखो ऊपर क्या क्या है बेटा प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वॉल्यूम मतलब लीटर, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, टी मतलब केल्विन। यानी आर के लिए अगर देखा जाए तो क्या है देखो ATM लीटर मोल केल्विन, ये है ना। तो इसको कैसे लिखूँ मैं लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। यानी क्या होता है देखो यहाँ पर लीटर ATM दिख रहा है क्या R is equal to 0.0821 दिख रहा है बेटा लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, ठीक है, कोई डाउट नहीं ना। तो दिस इज योर आइडियल गैस इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। अब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ से समझ लो, ठीक है ना। आइडियल गैस इक्वेशन नोट कर लीजिए इसको। बेटा बेटा कोई कंफ्यूजन याद तो नहीं है ना। ओके, अब ध्यान दो, देखो यहाँ पे अब देखना है आपको क्या इससे मोल कैसे डिफाइन होता है वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है ना। तो देखो आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन मिल गया। उस आइडियल गैस इक्वेशन के बेसिस पर आप वॉल्यूम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अभी आपको समझ में आएगा कि एक मोल के लिए वॉल्यूम कितना होता है, ठीक है ना। एक मोल के लिए वॉल्यूम कितना होता है। तो दैट मीन्स देखो, हाँ बेटा हमारे पास क्या था देखो आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। आइडियल गैस इक्वेशन, तो देखो आइडियल गैस इक्वेशन में क्या आ गया हमारे पास आ गया PV इक्वल टू NRT, है ना। हमको पता करना है क्या देखो हमको पता करना है वॉल्यूम। क्या पता करना है बेटा वॉल्यूम। तो यहाँ से V इक्वल टू क्या हो जाएगा NRT by P। और हमने पढ़ा अभी क्या STP।
तो एसटीपी पर हमारे पास टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन, आर कितना है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, ठीक है ना। और प्रेशर कितना है, हाँ बेटा 1 भी है, 0.0831 भी होता है, लेकिन हम अभी 0.0821 लेके चलेंगे, ठीक है ना। और ये कितना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इन सब की और नंबर ऑफ मोल्स कितना ले लेते हैं 1, क्योंकि हमको 1 मोल चाहिए, हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए 1 मोल चाहिए। तो इन सब की वैल्यू को यहाँ पे रखें, V इसका तो N इसका कितना है 1 मोल इनटू आर है, आर की वैल्यू कितना है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, ठीक है ना। इनटू बेटा क्या है आपके पास टेम्परेचर 273 केल्विन, 273 केल्विन डिवाइडेड बाय बेटा क्या है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ध्यान देगा जो कटने वाला काट दीजिए, इसको मोल से मोल कट गया, एटीएम से एटीएम कट गया, पर केल्विन से केल्विन कट गया, यानी बचा क्या V इक्वल टू 0.0821 लीटर इंटू 273। इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा यू विल गेट 22.4 लीटर। मतलब किसी भी गैस का एक मोल का टोटल वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर, समझ रहे हो कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो कंसिडर जाते हैं what will be the total volume of 1 mole of gas at STP 22.4 लीटर, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो लिखो पहले इसको नोट करो। सो दिस इज योर मोलर वॉल्यूम, क्या लिख सकते हैं यानी मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, मतलब टेम्परेचर प्रेशर बदलिएगा तो ये बदल जाएगा। सो मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP बोलना क्या है जरूरी है, एट STP 22.4 लीटर पर मोल बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। 22.4 लीटर पर मोल, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब देखो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं था अभी तक, है ना। अब छोटा सा एक टॉपिक सबको इंटरलेट करके हम लोग किसको समझ लें नंबर ऑफ मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। असली की पॉइंट तो यही था ना, उसको समझने के लिए हमने इतना ड्रामा किया है ना। अब उन सबको क्या करेंगे जोड़ेंगे और इसको समझेंगे। तो देखो बेटा ध्यान से, हमारे पास यानी क्या है नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ये हमें समझना, ठीक है ना। तो मोल इन वॉल्यूम यानी अब इसको एग्जैक्टली हम कैसे डिफाइन करें, तो इसको हम एग्जैक्टली डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं द वॉल्यूम occupied by 1 mole of gas, 1 mole of gas है ना। the volume occupied by 1 mole of gas at STP is equal to 22.4 लीटर, है ना। इसका मतलब क्या होगा जब भी हम 1 मोल ऑफ गैस बोलेंगे, 1 मोल ऑफ गैस बोलेंगे तो ये आपका लीटर स्केल पर 22.4 लीटर होगा, जबकि मिलीलीटर स्केल पर 22,400 ml लिख सकते हैं। आप इसी को 22.4 मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं और इसी को आप 20,400 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर 22.4 लीटर है तो एग्जैक्टली ये किसके बराबर हो जाएगा 22.4 मीटर क्यूब के बराबर होगा। और अगर 22,400 ml है तो इट विल बी इक्वल टू द 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। इसका मतलब क्या है देखो यहाँ पर अगर मैंने लिखा आपके लिए 1 मोल ऑफ CO2, क्या लिखा बेटा आपके लिए मैंने 1 मोल ऑफ CO2, है ना। क्या बोलो ना बेटा, क्या डाउट है, कोई दिक्कत नहीं सर। वो सेंटीमीटर वाला में गड़बड़ है। अच्छा आपको याद होगा ना, हमने आपको एक बार बताया था 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 1 ml इक्वल टू 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, मैंने आपको बताया हुआ है। तो अगर 10 मिलीलीटर होगा तो क्या इसको 10 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, कोई चीज़ है बस पूरा, बस इसको ml को किससे रिप्लेस कर दो सेंटीमीटर क्यूब।
सिर्फ खाली सिंबल चेंज हुआ क्रिएट हो हाँ ठीक है ना, समझ में ना, कोई डाउट तो नहीं रहा? ओके बैक में देखो, अब देखो मैंने क्या बोला यहाँ पर 1 मोल ऑफ CO2 है, क्या है आपके पास 1 मोल ऑफ CO2। अब अगर 1 मोल ऑफ CO2 बोला तो क्या क्या चीज आपको मालूम होना चाहिए। 1 मोल ऑफ CO2 इसका मतलब 22.4 लीटर एट STP बोल सकते हैं ना। 1 मोल ऑफ CO2 मतलब क्या बेटा 22.4 लीटर एट STP है ना। अच्छा दूसरा चीज देखो, तो दूसरा चीज क्या ऐसा कुछ बोल सकते हैं 6.022 into 10 to the power 23 molecule at STP है ना, यस सर। क्योंकि 1 मोल में तो इतने ही मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा एक चीज और देखो, क्या इसके लिए हम ऐसा बोल सकते हैं, देखो CO2 है, CO2 करने का मतलब कार्बन का 12 ग्राम, ऑक्सीजन का 2 into 16 ग्राम, 16 दूनी 32 और 12 कितना ग्राम 44 ग्राम, यानी इसका मतलब क्या लिख सकते हैं 44 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये वाला है वॉल्यूम, ये वाला है क्या नंबर, और ये वाला क्या है मास। तो ध्यान देखिए देखिए, यानी यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा तो क्या लिखेंगे गिवन वॉल्यूम बाय 22.4। देखो बेटा इधर ध्यान करो, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4। इसके लिए बेटा देखो तो n इक्वल टू गिवन नंबर बाय एवोगाड्रोस नंबर। इसके लिए बेटा गिवन मास बाय ग्राम मोलर मास। ये 3 नंबर ऑफ मोल्स है, ये नंबर के टर्म्स में, ये मास के टर्म्स में, और ये वॉल्यूम के टर्म्स में। अगर समझ में तीनों कैसे हम डिफाइन करेंगे, तभी मैंने बोला एक एनी फिजिकल सब्सटेंस कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर, टर्म्स ऑफ मास एंड टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स आल्सो डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ मास एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। क्लियर है ना। और ये तीनों एक जैसा होगा, अगर ये तीनों एक जैसा होगा तो पहले इसको नोट कीजिए, ठीक है। चलो बेटा तो आगे बढ़े फिर, कोई डाउट तो नहीं रहा ना अभी तक, है ना, कोई डाउट तो नहीं। चलो तो देखो बेटा तीनों फार्मूला को एक दूसरे से हम कैसे इंटरलेट करेंगे, और उसके बेसिस पर 2-3 चीजें हम पता कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या पता कर सकते हैं, देखो यहाँ पर पहला पढ़ा क्या n इक्वल टू नंबर बाय एवोगाड्रोस नंबर, और n इक्वल टू वॉल्यूम बाय 22.4। तो पहले इन दोनों को समझ लो, पहले इन दोनों को समझ लो। LHS सेम होगा तो RHS सेम होगा, तो क्या लिख सकते हैं n बाय NA इक्वल टू V बाय 22.4। इसका मतलब NA इधर भेज दो तो n इक्वल क्या हो जाएगा V बाय 22.4 इंटू एवोगाड्रोस नंबर। तो ये हमें क्या देगा बेटा, ये हमें क्या देगा, ये हमें दे रहा है नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल इन गिवन वॉल्यूम, इन गिवन वॉल्यूम। समझ में आ गया ना। तो गिवन वॉल्यूम के लिए अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना होगा तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। ठंडा पानी अब महंगा पड़ गया है ना, क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना। अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट अगला देखो बेटा, यहाँ पर आपके पास है n इक्वल टू गिवन मास बाय ग्राम मोलर मास, ग्राम मोलर मास, और n इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाय 22.4। अब इन दोनों का रिलेशन समझ लो, ये दोनों LHS सेम है ना। अगर LHS सेम है तो RHS क्या होगा, सेम होगा, और RHS सेम होगा तो क्या आ जाएगा गिवन मास बाय ग्राम मोलर मास इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय 22.4। तो इसको इधर भेज दें, देन क्या जाएगा W इक्वल टू V बाय 22.4 इनटू ग्राम मोलर मास। ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई करेंगे, व्हेन वी हैव टू फाइंड द वेट ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। मतलब अगर वॉल्यूम गिवन है आपके पास और आपको पूछेगा कितना वेट होगा, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगाएंगे, वेट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, weight of atom or molecule if volume is given at STP, if volume is given at STP, clear है। okay, volume is given at STP। तीसरा चीज इधर दिख रहा है क्या बेटा, इधर
तीसरा चीज देखो यहाँ पर क्या है। तीसरा आपके पास है वेट बाई GMM इक्वल टू V बाई 22.4। आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या जाए, VGMM इक्वल टू W इंटू 22.4 लीटर। वॉल्यूम आप इधर भेज दो तो क्या आ गया, GMM इक्वल टू W इंटू 22.4 बाई वॉल्यूम। यानी ये क्या है, मोलर मास ऑफ अननोन गैस। मोलर मास ऑफ अननोन गैस, मोलर मास ऑफ अननोन गैस if volume and weight is given। if volume and weight is given तो समझ में आएगा ना कौन सा फॉर्मूला कब काम करेगा, if volume and weight is given, है ना। कोई डाउट वाली बात तो नहीं बेटा लोग, आगे सब कुछ क्लियर हो गया ना। तो फिर आज के एनएफ है, अगले क्लास में हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। नंबर के बेसिस पर, मोल के बेसिस पर और वॉल्यूम के बेसिस पर जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होंगे अब हम स्टार्ट करेंगे अगले क्लास के लिए। देखेंगे कम से कम 15-20 न्यूमेरिकल्स करेंगे जो जीरो लेवल से कहाँ तक जाएगा। तुम लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो कि बायो के, मैथ्स के, तो IIT JEE लेवल तक करेंगे, ठीक है ना, उसको बढ़ाएंगे। क्लियर है।